तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ राजस्थान पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेकंड ग्रेड, जो कि एक भी एग्जाम होने वाला है सेकंड ग्रेड के फ्रेंड्स। तो उनमें जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर जो पहले पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादातर जीके में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होते हैं, लेकिन जो ईजी क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वो तो आपको रिपीट होने के बाद में और ईजी लगते हैं कि ये तो पहले आए होते हैं और फिर से आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार जो एग्जाम होता है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन नए नए क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, और उन क्वेश्चंस को फिर आगे आने वाले एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के वो जो नए क्वेश्चन है और कठिन प्रश्न है फ्रेंड्स, उस टाइप के पूरे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, लगभग 100-150 क्वेश्चन में से मैं छाट करके आपके लिए 25-30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। 25-30 क्वेश्चन में आपको वो टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एग्जाम से पहले आपको इन सारे क्वेश्चन को देख करके जरूर जाना चाहिए। साथ ही जो अधीनस्थ बोर्ड यानी कि रीट की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो कि राजस्थान पॉलिटी के संबंध में आपको इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें भी राजस्थान पॉलिटी की बात करी थी, और इसमें भी अपन राजस्थान पॉलिटी की बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, पूरी वीडियो देखने के बाद में या बीच में जहां पर भी आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित विकल्पों में से 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, ज्यादातर नहीं वाला पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सुमेलित है। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है। मतलब एक तरफ तो दे रखा है न्यायालय, उच्च न्यायालय, और एक तरफ दे रखा है उसका क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि किस राज्य में कौन सा उच्च न्यायालय था 1949 में। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, न्यायमूर्ति के शर्मा भरतपुर के थे। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब आप यहाँ पर ऐसा देखिए कि 13/5/2022 को ये एग्जाम में आया हुआ राजस्थान पुलिस के में मैंने 50 बार क्या लगभग जाने कितनी बार बता दिया कि राजस्थान पुलिस का जो ये वाला एग्जाम था फ्रेंड्स, ये एग्जाम टफ था बाकी अदर पुलिस के एग्जाम से। ठीक है, तो कांस्टेबल का एग्जाम था फ्रेंड्स, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके जो बाकी जो 3 ऑप्शन है फ्रेंड्स, उसमें आप ये याद रखें कि कोटा के उस टाइम पे न्यायमूर्ति श्यामचंद गुप्ता थे, अलवर के न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल थे, बीकानेर के त्रिलोचन दत्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले, जोधपुर पीठ की बात कर रहे हैं, 2 पीठ है फ्रेंड्स, एक जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है। ठीक है, तो जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, क्योंकि इन पीठों के अंदर जो जिनकी जो निचली सीटें होती है फ्रेंड्स, उस पर जिला न्यायालय आते हैं। तो जोधपुर की जो सीट है उसके अंतर्गत कितने जिला न्यायालय आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर लग गया होगा, जहाँ मैंने करेक्शन कर रखा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर 19-18। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो 19 या 18 रहेगा। अब ये मैंने 18 मैंने खुद ने लिखा है, इसमें 19 दे रखा था और ऑप्शन नंबर 4 को ही सही माना हुआ है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन था थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जयपुर में उच्च न्यायालयों की स्थायी बेंच की स्थापना पूर्व आदेश सबसे पहले जो 1900 मतलब सबसे पहले जब ये ब्रांच बनी थी फ्रेंड्स, उस टाइम पे अजमेर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसको ध्यान से देखिए, अगर ये बूंदी झालावाड़ अलग अलग है तो ये हो जाएंगे 19, और अगर ये बूंदी झालावाड़ एक है तो ये हो जाएंगे 18। ठीक है, सॉरी, बूंदी और झालावाड़ अलग है तो ये 18 दिखेंगे भी आपको, देखना। तो बूंदी झालावाड़, उसके बाद 12, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक, दौसा। ये टोटल आप यहाँ पर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तो ये हो गए। तो 23 में से 15 हटाने के बाद में क्या बचते हैं फ्रेंड्स, 18। ठीक है, तो 23 में से 15 हटाने के बाद में अपने पास बचते 18। तो शेष 18 जिले जो थे फ्रेंड्स, वो जोधपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में रखे गए थे, जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा था, 19। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको हटा करके थोड़ा सा 18 किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें फ्रेंड्स, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में आपको जो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय उनके बारे में बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में। उच्च न्यायालय के बारे में तो आपको बहुत सारे अनुच्छेद पता होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम अपन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 227 से 32, 233 से 37। ये एकदम करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ये 2-3 बार पूछा गया है, यहाँ कॉलेज व्याख्याता में दिया हुआ है एक बार, लेकिन 2 या 3 बार आपको अदर RS में भी पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स। ये तो 233 और 237 इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही रहने वाला है। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों में आते हैं जिला न्यायाधीश, ठीक है, नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश और महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, और राज्य के न्यायिक सेवा के सदस्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान
संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने भारत के दलवीर भंडारी को 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज नियुक्त किया था? तो आप यहाँ पर देखिए कि संयुक्त राष्ट्र का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूएनओ का। तो ये आपके सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2012 में ही 2 बार पूछ लिया गया है। हालांकि आप इसमें से दिमाग लगा सकते हो कि 2012 में जब इसको जज नियुक्त किया गया है और 2012 में ही पूछा गया है, तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो राजस्थान से संबंधित है दलवीर भंडारी, तो ये अपने राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन, ठीक है। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्याय परिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो रहेगा महासभा, ठीक है। बहुतों को सुरक्षा परिषद लग रहा होगा, लेकिन महासभा ही उसको सेलेक्ट करती है फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद की हेल्प लेकर के। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि जोधपुर के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश दूसरी बार चुने गए थे 2018 से, ठीक है, 9 वर्ष तक। तो अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए कि भारत के चौथे न्यायाधीश है, ये ऐसे चौथे न्यायाधीश है जो राजस्थान के मूल के, भारत के चौथे न्यायाधीश है और राजस्थान मूल के हैं दूसरे, ठीक है, राजस्थान में से दूसरे। और उसके पहले डूंगरपुर के नगेंद्र सिंह थे, पहले तो डूंगरपुर के नगेंद्र सिंह और दूसरे हैं यहाँ पर भंडारी जी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अपने 2 न्यायाधीश हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? मैंने भी बात करी थी, जयपुर में है खंडपीठ, ठीक है। तो उसकी स्थापना कब की गई थी? जब मैं जयपुर गया था फ्रेंड्स, तो ऑटो वाला गलती से ले गया था मुझे, तो मैंने इस चक्कर में इसके दर्शन कर लिए थे अपनी राजस्थान उच्च न्यायालय के जो खंडपीठ है, तो ये खंडपीठ जो जयपुर में है वो, तो उसकी स्थापना करी गई थी 31 जनवरी 1977 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लो कि 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2, इसमें आपसे ये पूछ सकता है फ्रेंड्स कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही इसको दूसरी खंडपीठ बनाई गई थी 31 जनवरी 1977 में, ठीक है। वो कहाँ पर स्थापित करी गई थी फ्रेंड्स? जयपुर में। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी 1949 में। तो 1949 में या तो नवंबर भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है। तो आपको बताना है, ये पटवारी में भी पूछा गया है, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। तो अधीनस्थ बोर्ड का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन हो गया। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही रहने वाला है, ठीक है। आपको पता नहीं था तो इसको अलग से लिख लीजिए या रट लीजिए, आप कैसे भी करके इसको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। अप्रैल 1949 में राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व आया था। अप्रैल 1949 में बहुत सारी घटनाएं जो होती है अप्रैल और मई जून इनमें ही होती है, ठीक है। तो राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ मैंने आपको आंसर बताया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन लाने के पीछे मेरा मकसद है फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने का। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे, वहाँ पर भी यहाँ से संबंधित क्वेश्चन दिख सकता है। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कैसे मिल जाएगा वो आप यहाँ से देखो कि मुख्य सचिव जो होता है फ्रेंड्स, उसके नीचे और भी पद वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनको आपको क्रम से जमाना है। जो राज्य सचिवालय होते हैं उसमें जो पदाधिकारी होते हैं उनके क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले होता है मुख्य सचिव, उसके बाद में होता है शासन सचिव, ठीक है। मुख्य सचिव, शासन सचिव, और उसके बाद में मैंने एरो लगा के बता रखा है अतिरिक्त सचिव, और उसके बाद में उप सचिव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, फिर उसके बाद में हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 2। याद रखना, मुख्य, शासन, अतिरिक्त और उप सचिव, ठीक है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसकी व्याख्या है मुख्य सचिव। व्याख्या में आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से बीच में और भी पदाधिकारी आते हैं। पहले मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर शासन सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, ठीक है, फिर उप सचिव, उसके बाद में और भी नीचे मंत्रालयिक कर्मचारी तक, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो। राज्य के मुख्य सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? तो आपको बताना है कि राज्य का जो मुख्य सचिव होता है फ्रेंड्स, वो कौन कौन से कार्य करता है, क्या क्या उसका पद होता है। तो मंत्रिमंडल का सचिव ये तो होता ही है, राज्य मंत्रिमंडल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल का सचिव होता है सबसे ऊपर, और इसकी जो मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है और उसका सलाहकार होता है, ये भी सही है। सचिवों का प्रमुख होता है कि कौन से सचिव, जो जिला स्तर पे जो सचिव होते हैं फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट, तो उनके जो सचिव होते हैं, सचिवों का भी सचिव होता है ये। तो तीसरा भी सही है। और लोक सेवकों का प्रमुख होता है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ बताना है। ऐसा नहीं बताना है कि इसका अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अवशिष्ट वसीयतदार, इस वर्ड का अर्थ क्या होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 देख करके पढ़ लो कि इसमें क्या होता है कि वो ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं होते, वो कार्य भी ये करता है। क्या इसका मतलब ये है? या फिर वो मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। इस अवशिष्ट वसीयतदार का मतलब अर्थ ये निकलता है ऑप्शन नंबर 2। या वो राज्य में सिविल सेवा का प्रदान
होता है या वह कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। क्या ये कैबिनेट सचिव का कार्य करता है? तो कैबिनेट सचिव के रूप में ये कार्य नहीं करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कैबिनेट सचिव में थोड़ा अलग सिस्टम होता है, लेकिन अपने राज्य में फ्रेंड्स ये ऐसे भी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं होते हैं, ठीक है। अगर किसी सचिव को कोई कार्य नहीं दिया गया है और वो कार्य करना अनिवार्य है तो अपने कौन करेंगे? सचिव साहब करेंगे, जो मुख्य सचिव है वो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी व्याख्या देख लीजिए कि मुख्य सचिव का अवशिष्ट वसीयतदार की संज्ञा यानी कि रेजिडुअल लेगेंटी, ठीक है। अर्थात वह राज्य स्तर पर उन मामलों को देखता है जो राज्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, किंतु केंद्रीय कैबिनेट सचिव के मामले में ऐसा नहीं होता। ये याद रखना, केंद्र में ऐसा काम नहीं होता है, उसकी जगह पर सचिव की जगह पर पीएमओ सचिव होता है फ्रेंड्स, वो ये कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो इसका आपको पता होना चाहिए, श्रीमती कुशल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लो। पहली महिला मुख्य सचिव थी और जो दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है वो बनी है अपनी उषा शर्मा 31 जनवरी 2022 को, अभी तत्काल में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दूसरे नंबर की, और पहली जो थी वो कौन थी? कुशल सिंह। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, करंट का भी बन सकता है, 2022 में मुख्य सचिव कौन है? तो ये जो दूसरी महिला मुख्य सचिव तो पहले कौन थी? तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपके लिए एक तरीके से बोनस की फॉर्म में लेके आया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये आरएस का एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, ये अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्यों पूछा जा सकता है, आप यहाँ पर देखिए कि जो अपने जिला कलेक्टर होते हैं उनके बारे में, जिला न्यायाधीश के बारे में कुछ कथन दिए गए कि राजस्थान की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। ये किसने कहा था, किसका कथन है? तो इसमें आपको बताना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, जो रेमजे मैकडोनाल्ड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उन्होंने एक भाषण दिया था फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जिलाधीश यानी कि जो कलेक्टर होते हैं उनकी तुलना उन्होंने एक कछुए से की है, जो कि मतलब कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है, ऐसा कहा था, ठीक है। दूसरा कथन है कि जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राज्य पत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये कहा था यहाँ पर। तो इसके पहले अपन तीसरा पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें अपने आप आपको आंसर निकल करके आ जाए, कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और नहीं होगा। तो ये अपने कहा है के दास ने, ठीक है। तो इसका जो दूसरे का मिलाएंगे अपन तीसरे को सीखो, तो इसका जाएगा के दास, मैंने साइड में यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है। तो किसने कहा है? के दास ने क्या कहा है कि जिलाधीश यानी कलेक्टर के समान न तो कोई पद हुआ है और नहीं आगे होगा, ठीक है। और प्रशासन की दूरी कब कहा था, किसने कहा था? वो आपको यहाँ पर दिया गया है कि 20 मई 2050 को, 2005 को, ठीक है। 2050 अभी बहुत दूर है, तो 20 मई 2005 को दिया गया प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उसके अंतर्गत इसे प्रशासन की दूरी की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और भारतीय स्टैच्यूटरी कमीशन प्रतिवेदन 1930 के अंतर्गत जो मैंने ऑप्शन नंबर 2 बी छोड़ रखा है फ्रेंड, जिलाधीश को एक अधिवक्ता और लेखाविद एवं सर्वेक्षण एवं राज्य पत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इस वीडियो को आप यहाँ पहुंच करके अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो कलेक्टर के बहुत सारे कार्य होते हैं फ्रेंड्स जिले में, तो कौन सा नहीं है? भू राजस्व का एकत्रीकरण करना, ये तो है, ठीक है। कानून व्यवस्था का रखरखाव करता है, 144 लगा देता है वो आपत्ति मतलब जब जरूरत पड़ती है। और आयकर का एकत्रीकरण करता है, क्या टैक्स वसूल करता है, टैक्स को संभालता है। भू दस्तावेजों का रखरखाव, तो जितने भी भू दस्तावेज होते हैं तहसीलदार के पास वो इसके अंडर में रहते हैं, लेकिन आयकर का ये एकत्रीकरण नहीं करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 3 माना गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या होता है, कौन कौन से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? ठीक है, तो पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये इस पटवारी टाइप का क्वेश्चन है तो ये पटवारी वाले जैसे एग्जाम में ही पूछा जाएगा, तो ये कोटा में भी आपको पटवारी ट्रेनिंग स्कूल देखने को मिलेगा, अलवर में भी है, टोंक में भी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल टोंक, देवखेड़ा, अलवर, ठीक है, कोटा, देवारी, उदयपुर, जोधपुर एवं गजसिंहपुर गंगानगर में भी है। तो बाकी 2 भी याद रखने, अपने को जोधपुर में भी है और गंगानगर में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों के अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो जो अपने ग्राम पंचायतें होती है फ्रेंड्स, उसकी शक्ति और अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित कौन सा यहाँ पर अनुच्छेद है? तो आपको इतना तो पता होगा जैसे कि 243, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, तो 243 तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 243A में तो कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत होगी गांव के अंदर, ठीक है, 2-3 गांव के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जी। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो फ्रेंड्स, 243 जी ना याद होते हुए भी, मतलब कुछ याद होते हुए भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से रहेगा। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं सारी की सारी जितनी भी यहाँ पर धाराएं जो अनुच्छेद होते हैं फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपको सारी याद नहीं रखनी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि पहली आपको पता होनी चाहिए जिसमें परिभाषाएं दी गई है, जैसे ग्राम सभा की परिभाषा है, और जितने भी जो शब्द है फ्रेंड्स जो अपने संवैधानिक प्रावधान दिए गए पंचायतों से संबंधित भाग 9 में, तो उसमें जितने भी शब्द आते हैं तो उससे रिलेटेड परिभाषाओं के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद में
ए वाले पार्ट में ग्राम सभा के बारे में, उसके अधिकारों के बारे में, दूसरा पंचायतों का गठन, तीसरे में संरचना, चौथे में आरक्षण, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको एक तो ये 243 सदस्यत्व के लिए योग्यता है, ये याद रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें 243 जो कि अपना आंसर था, ये आपको पता होना चाहिए, उत्तरदायित्व तो इसमें दिए गए हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा, कौन सी अनुच्छेद के द्वारा होता है, पूछा गया है 243 आई। ठीक है, इस आई को ट भी बोल देते हैं बहुत सी बार, क्योंकि अपन ये ABCD जो दे रखा है फ्रेंड्स, इसको आप इसे जैसे कि वो हिंदी और संस्कृत में जो चलता था अपने क च ट त प, तो उस तरीके से भी आप इसको जमाना सीख जाइए। एक बार में 5 बढ़ाते, आपने जब हिंदी में रीट की तैयारी करी होगी तो हिंदी संस्कृत के अंदर वो चीज़ें पढ़ी होगी, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है 243 ऐसे, तो उस टाइप से भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको हिंदी में भी दे सकता है वो। ठीक है, तो आगे आप यहाँ पर देखो कि पंचायतों का निर्वाचन क्षेत्र, तो निर्वाचन क्षेत्र ये 243 के, इसके बारे में भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद में ये निर्वाचन संबंधी न्यायालयों का हस्तक्षेप निवारण, ये 243O। ठीक है, तो 243 से लेकर के 243O तक यहाँ पर टोटल 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है। तो अगर आपने मैंने अभी बताया अच्छे से समझाए तो आप इसका आंसर दे दोगे 2, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन में 243 क है और 243 क के अंदर विस्तार से ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 243 क ही माना गया था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 243 होना चाहिए, क्योंकि परिभाषाओं की अगर अपन बात करते हैं, इसमें परिभाषा की बात करिए तो 243 के अंतर्गत है, जो कि ग्राम सभा की परिभाषा आपको उसमें देखने को मिलेगी, जहाँ अगर आप इसको विस्तार से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर 200 मतलब ऑप्शन नंबर 3 माना गया था, मैं फिर भी बता रहा हूँ बोर्ड ने। ठीक है, तो अगली अपन बात करते हैं, राजस्थान के जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, जो जिला आयोजना समिति होती है फ्रेंड्स, उसमें 25 सदस्य होते हैं, ये याद रखना है आपको। तो जिला आयोजना समितियाँ क्या होती है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243Z, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, ये पूछा गया है 243Z, ये पूछा गया है कि जिला आयोजना समिति आयोजन समिति जो होती है उसका किस अनुच्छेद के तहत जिला आयोजन समिति होती है एक जिले में, ये भी पता होना चाहिए। 243D, ये आपको पता होना चाहिए, ZD है ना। तो उसके बाद अपन बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपको यहाँ व्याख्या में दिख रहा होगा कि अधीन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के जिला आयोजन समिति का गठन प्रावधान है, ये जिले की विकास योजना का निर्माण कार्य करने का कार्य करती है, और जिला प्रमुख की अध्यक्षता, मतलब इसका जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स वो जिला प्रमुख होता है, और की अध्यक्षता में गठित समितियां हैं, और इसकी सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होता है, जिसमें से कुल 25 सदस्य होते हैं, और 25 सदस्यों में से 3 पदेन और 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, तथा 20 सदस्य जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद नगर निकाय निर्वाचित, मतलब निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वार्ड पार्षद वगैरह, वो 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, बाकी सब आपने यहाँ पर देख रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो अगली अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें ये पूछा गया है कि निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निर्वाचित होते हैं तो पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। पदेन सदस्य जिले का कलेक्टर होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिला परिषद का। ठीक है, अगला होता है अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की से क्या आ गया फ्रेंड्स, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई ये तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझो। हालांकि आपकी समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में आ जाए तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो को देखने वाले मात्र 8.5%, 100 में से आप देखो 100 में से 8 वो लोग हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, जो सब्सक्राइबर है और वो वीडियो को देख रहे हैं, बाकी 90 व्यक्ति 91 व्यक्ति जो है जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो इतने व्यू नहीं आने चाहिए थे, मतलब वीडियोज़ पर अगर वीडियो पे व्यू आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वीडियो पसंद आती है, तो कहीं ना कहीं आपका एक कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा तो लगता है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, सही आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो मत करो। वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, आपको पसंद आए तभी, और आपके लिए हेल्पफुल हो तभी करो। मैं मेरे चैनल के लिए नहीं बोल रहा, आप कोई कहीं पर भी वीडियो देखते हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि अगर उस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए फ्रेंड्स तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो अगर आपको अच्छी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ सब्सक्राइबर की बात फ्रेंड्स मैंने इसलिए बोली है क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती है वीडियो बनाने के पीछे। आपको यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है उसके लिए हमें 150-200 क्वेश्चन के बारे में तहकीकात करनी पड़ती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट और कौन सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब कौन कौन से इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो 2010 का जो गांधी जयंती आई थी फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे जो अपने अशोक गहलोत जी है तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था फ्रेंड्स कि उन्होंने 2010 में 5 विभागों को, जिसमें से कृषि विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग 5वीं तक का, ठीक है, महिला एवं बाल विकास और चिकित्सा विभाग, उसके साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता जहाँ से अपनी छात्रवृत्तियाँ वगैरह मिलती है, तो वो वाला विभाग जो है फ्रेंड्स ये 5 विभागों को उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को सौंप करके राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। ठीक है, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि पंचायती राज देखकर आप इसका आंसर लगा दोगे और यही इसका सही आंसर है।
थर्ड ग्रेड में पूछा गया एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लेकिन ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर के आया हूँ, इसकी व्याख्या आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज प्रणाली का अध्ययन कर उसमें सुधार है तो सुझाव दिए गए 1957-58 में बलवंत राय मेहता समिति जो कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं के ऊपर थी, ठीक है। और 1964 में जो सादिक अली समिति थी वो एक अध्ययन दल था, उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया था, ठीक है। जो पंचायती राज प्रणाली है उसके ऊपर अध्ययन किया था सादिक अली समिति ने। उसके बाद 1973 में गिरधारी लाल व्यास कमेटी, जिसे अपन GL व्यास कमेटी भी बोलते हैं। उसके बाद में 1977 में अशोक मेहता समिति, ये बहुत सी बार पूछी गई है कि अशोक मेहता समिति की गठन कब किया गया था, 1977 में, ठीक है। और किसके लिए किया गया था ये भी पता होना चाहिए। 1985 में GVK राव समिति कमेटी, ठीक है। 1986 में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी सरकारिया कमीशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 में PK गुंतन कमेटी और 1990 में हरलाल सिंह खर्रा कमेटी। तो ये सारी कमेटी आपको याद होनी चाहिए पंचायती राज प्रणाली से लेकर के। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि ये बन गया है बलवंत राय मेहता समिति थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति, अगर आपको पिछला जो इसकी व्याख्या अच्छे से देखी और याद रखिए तो आप बता सकते हो कि इसका जो ज़्यादातर लोग इसका आंसर लगाएंगे पंचायती राज संस्थाओं पर, ठीक है। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति की बात करें पंचायती राज प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन उनका कार्य ये नहीं था, उनका था सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो दोबारा से देख लीजिए कि बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास सेवाओं के मूल्यांकन हेतु इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए। तो इतना भी पूछा गया है 2021 वीडियो के पेपर में कि कितनी बार टोटल चुनाव हुए हैं 5-5 साल में जो होते हैं, तो वो हो चुके हैं फ्रेंड्स 11 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में पहला चुनाव 1960 में हुआ था, याद होना चाहिए 1960 में हुआ था, आया हुआ क्वेश्चन से, ठीक है। 11 बार हो चुके, 60 में, 65 में, 78 में, 81 में, 88 में, 95 में, 2000 में, 5 में, 10 में, 15 में और 20 में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको नवंबर 2020 तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, 11 बार। तो अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी, जिसका भी पेपर हुआ था फ्रेंड्स, ग्राम सेवक का होता था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो वो कौन सी धारा लगाई, कौन सी धारा को संशोधन किया था, 88 में, 89 में, 91 में या 90 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो इसका आंसर बता सकता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छे से, जो राजस्थान की जो पॉलिटी है उसकी अच्छे से तैयारी कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही रहेगा, 89। अब यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 के बाद ग्राम सेवक के पद का नाम बदल करके ग्राम विकास अधिकारी किया गया है। कौन सी धारा, 89, ठीक है। कौन सी धारा, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव कब कराया गया था। तो अभी फिर मैंने व्याख्या बताई, अगर आपने वहाँ पर अच्छे से समझा है, वीडियो को अच्छे से देखा है, तो इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। मैंने बताया था कि राजस्थान पुलिस का ये जो पेपर था ये बहुत टफ क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो उस व्याख्या में छिपा हुआ था 1960 में पहली पंचायती राज, उसके बाद में 65 में, इस तरीके से 11 बार हो चुका था। पहली थी 1960 में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है, तो उसमें किस किस को आरक्षण के रूप में दिया गया है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, चारों में से कौन कौन सा सही रहने वाला है आपको बताना है। पहला अनुसूचित जातियां यानी कि ST, ठीक है, ठीक है, ST होता है शायद, ठीक है। अनुसूचित जनजातियां SC, उसके बाद में महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए, तो ST SC में तो है ही सही आरक्षण, और महिलाओं के लिए भी 1/3 दे रखा है। तो कुल मिलाकर के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं है। तो किसमें 74वां संविधान संशोधन के आरक्षण का अनिवार्य आरक्षण का जो प्रावधान करता है वो तीनों के लिए करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इसकी व्याख्या आप यहाँ पर इसको आराम से रोक करके पढ़ सकते हो। ये एक बार यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, और ये लास्ट में यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो को रोक करके, ठीक है। अनुच्छेद 243 फ या वी में क्या वर्णित है, ये अनुच्छेद से संबंधित फिर पूछ लिया है मैंने, अभी अनुच्छेद की लिस्ट बताई थी उसमें से। तो अनुच्छेद 243(5) में क्या वी में क्या दिया गया है। अब ये जैसे ओ से ज़्यादा अनुच्छेद होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता हो जाना चाहिए। वी में पहुंच रहा है तो ये नगरीय शासन में आ गया है। तो नगर पालिका का गठन होता है, या शक्तियाँ उत्तरदायित्व होता है, सीटों का आरक्षण होता है, या सदस्यता के लिए निहरता यानी कि योग्यता ही होता है। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो रहेगा नगर पालिका सदस्यों की निहरता यानी कि योग्यता है। मैंने वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की कहा था योग्यताओं के बारे में, और यहाँ पर फिर से कहूँगा मैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। एक तो 243 से स्टार्ट है जिसमें परिभाषा है, 243 नगर पालिकाओं का गठन, ये आपको याद रखना है, जहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है फ्रेंड्स। और 243 आरक्षण, स्थानों को आरक्षण दिया गया है। 243 के अंदर नगर पालिकाओं की अवधि 5 साल जो होती है वो बताई गई है, और ये रहा आपका आंसर 243(5) सदस्यों की निहरता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप और भी यहाँ पर देख सकते हो, इसमें नीचे की कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। ये पूछे गए हैं कि नगर पालिका का निर्वाचन जो होता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 243(j) उसके बाद में जिला आयोजना समिति, ये भी अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 243(j)D, ठीक है। और महानगर योजना समिति,
जो है वो 243 ZE, ये दोनों क्वेश्चन पहले 2-3 बार पूछे गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर परिषदों की संख्या, नगर पालिकाओं की संख्या सबको रट लेना है आपको, तो ये है 34। ठीक है, किसके कब तक? अभी जनवरी 2022 तक। ठीक है, तो इसके ये वाले जो चीज़ें इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नगर निकायों की संख्या 213 है, नगर निगम जो है वो 10 है, पहले 7 थे अब 10 है। ठीक है, कोटा जयपुर और शायद कोटा जयपुर और जोधपुर, इनमें 2-2 हो गए हैं। और नगर परिषद प्रथम श्रेणी के 34 है। ठीक है, नगर परिषद 34 है, बाकी सब नगर पालिकाएं हैं द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की। ठीक है, तो नगर पालिका इनको काउंट करके अगर अलग से नगर पालिका भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रतिवेदन जो है फ्रेंड्स वहाँ से इसको उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 2 बार पूछा जा चुका है 2021 के अंतर्गत। अगर ये 2022 में भी फिर से पूछा जा सकता है अपने सेकंड ग्रेड या रीट में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2003। ठीक है, अब 2003 क्यों है इसकी व्याख्या देख लीजिए। जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में समन्वय की दृष्टि से वर्ष 2000 में संशोधन अधिनियम द्वारा जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर के स्थान पर DRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में 1 सितंबर 2003 में हुआ है। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। और कम्युनिटी पोस्ट पर आपको 2-3 क्वेश्चन भी डालता रहता हूं बीच बीच में। अगर वीडियो बनाने में देरी हो जाती है तो आपको ये जो यहाँ पर मैंने समझाया था उसको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो आपका आंकड़ा है फ्रेंड्स, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। क्योंकि मुझे क्या, हर यूट्यूबर को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि आप देखने वाले इतने सारे होते हैं और अगर आपको पसंद आता है तभी तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है किसी भी चैनल पर जाने की बात में, मैं मेरे चैनल की बात नहीं करता, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे और अच्छी लगती है, आप उस टाइप की वीडियो और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके जब वो काम करना रहे वो चैनल तो आप उसको बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक आपको वो हेल्पफुल है तो वहाँ पर आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।